Okay, so I'm going to start the making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there was no national state as we know from today. Yes, in the previous class, I have also explained this. There was many kingdoms were there. बहुत सारे राजा थे, monarchy था, but there was no nation states. So what we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, Dutch, duchies, and cantons whose ruler had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Under autocratic monarchies within the territory of which lived a diverse or a common culture. जो आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब जो हम देश को जानते हैं, ये हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत सारे किंगडम्स में बटे हुए थे. They were divided into kingdoms. Duchies और cantons. इनके रूलर जो थे वो इनके जो वो ऑटोनोमस टेरिटरी के रूलर थे, यानी कि एक स्वतंत्र एरिया था, उसके शासक थे. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर कंट्रोल में था. ऑटोक्रेटिक मतलब मोनार्क जो वैसा मोनार्क जो कि ऑटोक्रेटिक हो गया हो, जो कि तानाशाह हो गया हो, तो वैसे मोनार्क के अंडर कंट्रोल में था. They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. In the previous class I had explained that कि आप एक स्टेट के नागरिक जो होते थे उनका कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं था. इसका कारण ये था कि टेरिटरीज उनका हमेशा चेंज होते रहता था, जिसकी वजह से आज वो कहीं के हैं तो कल किसी और राज्य के नागरिक बन जाते थे. तो वो अक्सर जो होते थे तो उनका अपना कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था और न ही कोई कॉमन कल्चर था. often they even spoke different languages and belong to different ethnic ग्रुप. अक्सर वो क्या होते थे, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर होते थे और डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर होते थे, एथनिक ग्रुप्स के होते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, for example, was a patchwork of many different religion of peoples. Student, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हमेशा आता है क्वेश्चन में. तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी में शासन चला रहा था, वो वहां पर बहुत तरह के लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे, बहुत तरह के रीजन के लोग थे. इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the autocracy was predominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. आप देख रहे हो यहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग भी थे, यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग लोम्बार्डी और वेनेशिया जो इसके प्रांत थे वो इटालियन स्पीकिंग थे. ठीक है. बोहेमिया एक ऐसा प्रांत था जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग थे. और in Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. अगर हंगरी को देखा जाए तो हंगरी भी हैब्सबर्ग एम्पायर का ही हिस्सा था और आधा जो पॉपुलेशन था वो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे और बाकी आधे आधे जो लोग थे वहाँ का आधा पॉपुलेशन वो तरह तरह के लैंग्वेज बोलते थे. तो आप देख रहे हो कि एक ही रीजन के अंदर तरह तरह के लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे. इन गलेशिया द ऑटोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और गलीसिया में जो ऑटोक्रेटिक समाज के लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. Besides these three dominant groups, they are also lived within the boundary of the empire. A mass of subject region people, Bohemia and Solvix to the north, Solvens in Carniola, Croats into the south, and Rumans to the east in Tanzania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ जितने भी लोग थे इसमें बहुत ज्यादा आपको वैरायटी देख रहा है. देयर आर मेनी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज पीपल. एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीजन टू रीजन वो वैरी करते थे, उनका रीजन टू रीजन वो वैरी करते थे. और
तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे जगहों पर जहाँ पे इतने ज्यादा डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस के बीच एक कलेक्टिव की फीलिंग किसी लोगों में कलेक्टिवनेस की फीलिंग नहीं थी। और वो उन लोगों के साथ एक ही चीज कॉमन था कि वो एक एम्पायर के अंडर कंट्रोल में थे, उनका राजा एक था, बस यही एक कॉमन आइडेंटिटी थी। अदरवाइज दे वर डिफर फ्रॉम अदर्स पीपल। तो ऐसे जगहों पर जहां पर इतनी ज्यादा डिफरेंसेस थी, ऐसे जगह पर कैसे नेशनलिज्म क्रिएट हो सकता था? ठीक है, ऐसे जगहों पर नेशनलिज्म क्रिएट होना काफी मुश्किल था। और ऑटोक्रेसी द ऑटोक्रेसी द ऑटोक्रेसी Riti Singh, just mute yourself, बेटा. So, autocracy and new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division. सामाजिक और आर्थिक रूप में अगर देखा जाए तो एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया कि लैंड होल्डर्स जो थे उनका अपना तानाशाही था, और वो रीजनल डिवीजन के बावजूद वो अपने आप को यूनाइट किए हुए थे। इसका रीजन ये था कि उन लोगों का मानना था कि वो लोग का वे ऑफ लाइफ जो है वो सबों में एक जैसा है, यानी कि चूंकि वो लोग समृद्ध लोग थे तो उन लोग का जीवन जीने का ढंग थोड़ा शाही था, और इसलिए वे अपने आप को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. High society के में चूंकि वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, इसलिए वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, वो फ्रेंच बोलते थे। Their family were often connected by the tie of marriage, और उनकी फैमिली जो थी उन लोग एक दूसरे से वैवाहिक संबंध करके अपने आप को जोड़े हुए थे। ठीक है, मतलब जितने भी रॉयल फैमिली के लोग जो थे वो अपने आप को एक दूसरे के यहाँ मैरिटल रिलेशन बना करके वो अपने आप को टाई अप किए हुए थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। The majority of the population was made of the peasants, और ये ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या था? मेजोरिटी ऑफ पीपल जो था वो किसान लोग थे। ठीक है, टू द वेस्ट the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. वेस्ट की ओर कहिए कि जितने भी लैंड से उसकी खेती की जाती थी किसानों के द्वारा, छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे, और जो छोटे मोटे किसान थे उन लोग खेती करते थे, क्योंकि ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग को स्टेट के लैंड सेंट्रल यूरोप जो था वहां पे लैंड होल्डिंग बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, और उसको छोटे मोटे किसानों के द्वारा कल्टीवेशन किया जाता था। In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and the emerges. Western parts और Central Europe के पास में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ होने लगा, और इसका मतलब था कि शहरों का ग्रोथ होना और कमर्शियल क्लासेस का उदय होना। एक तरह के एक कमर्शियल ग्रुप पैदा हो रहा था, which existence was based on the production for the market। और उनका एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड करता? जो प्रोडक्शन हो रहा था मार्केट के लिए, जो प्रोडक्शन, कहने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होने लगा शहरों में या वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों में, वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरुआत होने से वहां पे ग्रोथ हुई, और कमर्शियल क्लासेस का ग्रोथ हुआ, जिसका जीवन कहिए कि पूरी तरह से प्रोडक्शन पर बेस्ड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in France and parts of Germany it occurred worldly during the 19th century। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में,
हुआ था 18th सेंचुरी में, लेकिन जर्मनी और फ्रांस वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इन इस वे न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ working class population and middle class made of industries, businessmen, professional in Central and Eastern Europe. These groups were smaller in number. उसके बाद दो तरह के ग्रुप वहां पे, एक वर्किंग क्लास हो गए और दूसरे मिडिल क्लास पीपल हो गए। मिडिल क्लास पीपल में होते थे बिजनेसमैन होते थे और इंडस्ट्रीज होते थे, ठीक है, ये सारे लोग बिजनेसमैन में होते थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऐसे ग्रुप की संख्या कम थी, लेकिन 19th सेंचुरी तक इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ नेशनलिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। जानते हो ये जो मिडिल क्लास पीपल थे, बाद में इन्हीं लोग को लिबरल का नाम दिया गया, और यही लिबरल्स जो थे उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट अपनी आवाजें उठाई थी। तो इसमें कह रहे कि जो मिडिल क्लास पीपल थे, बेसिकली मिडिल क्लास पीपल में एजुकेटेड लोग थे, और जो भी एजुकेटेड लोग, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, जितने भी पढ़े लिखे, इंडस्ट्रीज हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सारे मिडिल क्लास। तो इस तरह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक नया ग्रुप उभर कर आया। पहले आपने देखा कि लैंड किसान होते थे, एक ग्रुप किसान का होता था और दूसरा ग्रुप जो था वो कैपिटलिस्ट का होता था, इंडस्ट्रीज का होता था या लैंड ओनर्स का होता था। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक नया ग्रुप उभर कर आया जिसमें कि पढ़े लिखे लोग होते थे और जिसमें कि बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज थे, प्रोफेशनल्स थे, इन लोगों का एक ग्रुप आया। और ये जो थे ये धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि इसे खत्म किया जाए। फ्रांस में जैसा कि आपने देखा था कि ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस में तो राजा का तानाशाही था ही, साथ में क्लर्जी नोबिलिटी, इन लोगों को स्पेशल दर्जा मिला हुआ था। तो ये लिबरल्स चाहते थे कि ये सारे चीजों को खत्म किया जाए। What did liberal nationalism stand for? Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derived from the Latin root liber, meaning free. For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality for all before the law. Politically, it emphasizes the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. Now, in this century, liberals also stressed the inviolability of the private property. तो आप देख रहे हो कि लिबरल शब्द जो लिया गया है वो लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी है कि ये जो शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है लीवर, ठीक है, लीवर का मतलब होता है, लीवर से लिया गया, लीवर जो है जिसका मतलब होता है फ्री करना, ठीक है। न्यू जो मिडिल क्लास उभर कर आए थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए और एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द, सो दे वर डिमांडिंग फॉर द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइजेस द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसा बने जो जनता के कंसेंट पर बेस्ड हो, जिसे जनता पसंद करे, जनता चाहे वैसे लोगों को सरकार बने, जस्ट लाइक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यू कैन से, कि जहां पर जनता की सहमति से उनके गवर्नमेंट को चुना जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा था उस समय बेसिकली लिबरलिज्म जो था उसका एक ही पर्पस था, ऑटोक्रेसी को एंड करना, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस को, क्लर्जी को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, नोबल्स को जो प्रिविलेज, उनको एंड करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चल सके। 19th सेंचुरी होते होते लिबरल ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to property-owned men. यहाँ पर कह रहे कि equality before the law का जो डिमांड लिबरल्स कर रहे थे 19th सेंचुरी में, तो उनका ये मतलब नहीं था कि उनका जो मेन मतलब ये नहीं था कि इसका मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफ्रेज है। यूनिवर्सल सफ्रेज मींस एवरीवन इज हैविंग राइट टू कास्ट अ वोट, ऐसा नहीं था। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में
जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था लिबरल डेमोक्रेसी में, उसमें राइट टू वोट का अधिकार जो भी दिया गया था वो प्रोपर्टाइड पर्सन को ही मिला था। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार मिला था। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। जो औरतें होती थी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, और वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। आप जानते हो कि उनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था, तो यहाँ इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। Only for a very brief period under the Jacobin Guild, all adult males enjoy suffrage। और सिर्फ जैकोबिन क्लब का जब शासन आया था तो उसमें हर 21 इयर्स के अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of father and husband। नेपोलियनिक कोड ने भी क्या किया कि इसे लिमिटेड में ही रखा और औरतों को माइनर का दर्जा दे दिया गया और उन्हें उनके हस्बैंड और पिता के अंडर कर दिया गया। Throughout the 19th century, 19th and early 19th century, early 20th century, women and non-property men organized opposition movement demanding equal political rights। 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में जो नॉन प्रोपर्टाइड पर्सन थे और औरतें जो थी वो लगातार विरोध अपोजिशन मूवमेंट निकाल रही थी, आंदोलन चला रही थी, और दे वर डिमांडिंग फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। वो भी वोट देने के अधिकार का डिमांड कर रही थी। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म जो था उसका मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की स्वतंत्रता, और एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड, स्टेट का जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था उस पर उसको समाप्त करना, उसको एबोलिश करना। ठीक है, during the 19th century this was a strong demand for emerging middle class। Let us take the example of German speaking region in the first half of 19th century। तो 19th सेंचुरी में नए मिडिल क्लास का उदय हो रहा था, और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक हम एग्जांपल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का, जहाँ 19th सेंचुरी का। Napoleon's administrative measure has created out of countless small principalities of confederation of 39 states। Each of these possesses its own currency and weight and measure। जर्मनी में जो पूरा वहाँ का कंट्री था, रीजन जो था, वो जिस रीजन का एग्जांपल दिया जर्मन स्पीकिंग रीजन है, वहाँ क्या था कि पूरा जो रीजन जो था वो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। जितने भी स्टेट्स थे सबकी अपनी करेंसी थी, अपना वेट एंड मेजर था। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू निम्बर्ग टू सेल हिज गुड वुड हैव had to pass 11 custom barriers and pay a custom duty about 5% for each of them। जो मान लो कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यापारी 1833 में हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग तक जाता था, हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग तक जाता था अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स पार करने होते थे और 11 टाइम्स उसे कस्टम ड्यूटी देना होता था। और जितने भी उनके चीजें होती थी उन पे 5% उन्हें देना होता था। ड्यूटी वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कितना मेजरमेंट होता था उस मेजरमेंट के आधार पर, जितने मेजरमेंट होता था उस मेजरमेंट के आधार पर का टैक्स जो है वो लिया जाता था। इसके अलावा एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। ठीक है, और हर स्टेट का, जितने भी 39 स्टेट्स थे उनका वेट एंड मेजर सिस्टम अलग अलग था, इसलिए सभी को हर जगह पर जाकर उन्होंने वापस उन्हें अपनी चीजों को मेजर करना पड़ता था, उन्हें वेट कराना पड़ता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द इले which in each region stood for different length। इले से कपड़े के मेजरमेंट किया जाता था, तो उसका करे कि हर जगह पर उसका अलग अलग उसकी लेंथ होती थी। जैसे कि an ile of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth। an ile का मतलब
अगर फ्रैंकफर्ट में देखा जाए तो उसका मतलब होता था 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, नुमेरबर्ग में 65.9 सेंटीमीटर, इंफेरबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो कि हर जगह कपड़े का मेजरमेंट अलग अलग होता था। इसलिए जब वो 39 स्टेट में मर्चेंट्स ट्रेवल करते थे अपनी चीजों को लेकर, तो उन्हें 11 कस्टम ड्यूटी के साथ पेड करना होता था, साथ में उन्हें अपनी चीजों को वापस मेजर भी करना होता था। इसलिए आपने जब पढ़ा कि नेपोलियनिक कोड में जब जब यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम लाया गया और कस्टम ड्यूटी, ओके ओके पल्लवी, तो और कस्टम ड्यूटी को वापस उसे हटाया गया, तो लोग बहुत खुश हुए। वो नेपोलियन को अपना एक लिबरेटर के रूप में मानने लगे, लेकिन बाद में लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई थी। तो यहाँ पर कंडीशन नहीं थी कि वेट एंड मेजरमेंट जो था वो सारे स्टेट के अंदर वेरी करता था, और जिससे कि व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी। Pallavi, wait for 2 minutes. I will explain it again. Just I am going to complete this paragraph. Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes. ऐसी बाधाएं जो थी वो कमर्शियल क्लासेस के द्वारा फेस की जाती थी, और वो इसे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने की डिमांड कर रहे थे। ठीक है। Who argued for the creation of unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. चाहते थे जहां पर कि किसी भी तरह का रुकावट नहीं हो, और वो एक अपने कैपिटल एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करके अपना व्यापार कर सके। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. 1834 में एक कस्टम यूनियन या जलवेरीन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें प्रशा और जितने भी मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट उसके मेंबर्स थे। The union abolished tariff barrier and reduced the number of currency from 30 to 2. अब इस यूनियन ने क्या किया कि जितने भी टैरिफ बैरियर जो कस्टम बैरियर्स थे उसको उन्होंने खत्म कर दिया, और जितने 32 करेंसी थे, 30 करेंसी से उन्होंने इसको 2 करेंसी में कन्वर्ट करा दिया, यानी कि अब 30 करेंसी जो थे वो 2 करेंसी में बदल गए। The creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time. उसके बाद रेलवे नेटवर्क का क्रिएशन हुआ। इससे क्या हुआ कि लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया, लोगों का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा इजी हो गया। ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नेशनल यूनिफिकेशन किया गया, पूरे देश में एक समान किया गया। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time. और जब लोगों में इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ तो लोगों में नेशनलिज्म की भी भावना आई। ठीक है, 1 मिनट।